हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि हम लोग जो है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का जो है एक चैप्टर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत। वो पूरी यूनिट है, उसमें क्या क्या कैसे पढ़ाना है वो कल की बात हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग विद्युत पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो वीडियो है उसमें हम जो है विद्युत स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सीधे जो है हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी सीधे हम लोग थ्योरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहले हम जो है थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसकी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बेस बनाएंगे कि कैसे विद्युत खोजी गई, कैसे आवेशों की खोज हुई, कैसे पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। किसने पता लगाया सबसे पहले कि समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम थोड़ी कहानी पढ़ेंगे इसकी कि कैसे कैसे विद्युत की खोज हुई, फिर आवेश की खोज हुई, ठीक है। और इसमें किन किन साइंटिस्टों का, किन किन लोगों का योगदान रहा है, क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये विद्युत चैप्टर जो है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो क्लास 10 का जो फिजिक्स वाला पार्ट है, यानी भौतिक विज्ञान वाला पार्ट, उसमें मेन जो है 2 यूनिट है। पहला है प्रकाश और दूसरा है विद्युत, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जितना इंपॉर्टेंट प्रकाश है उतना इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत, क्योंकि ये पूरा हाफ बटा हुआ है, आधा आधा, ठीक है ना। यानी भौतिक विज्ञान के 2 पार्ट है, पहला प्रकाश और दूसरा क्या है, विद्युत। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत जो है वो पूरे आधे नंबर का आने वाला है। फिजिक्स का पूरा आधा नंबर किसके पास होगा, विद्युत के पास, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही आपके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही विद्युत जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न अंग है, क्लियर। हम विद्युत के बिना भी नहीं रह सकते आजकल के जमाने में, ठीक है। ऐसा कुछ लोग बोल रहे, सोच भी रहे होंगे और बोलते भी हैं, ठीक है, कि नहीं विद्युत तो जो है अगर नहीं भी रहेगी तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों विद्युत कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि विद्युत से सिर्फ जो है भौतिक चीजें चलती हैं, भौतिक चीजें यानी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज। उनको नहीं पता कि हमारा शरीर भी विद्युत के कारण ही काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत जो है हमारी जिंदगी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी विद्युत ही है, क्लियर। इसके अलावा आपके घर पे जितने भी उपकरण काम कर रहे होंगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, उसके पीछे भी क्या कारण है, विद्युत ही है, ठीक है। हाँ, एक बात और कि मैं बता रहा था कि विद्युत जो है इन सब चीजों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। ये वीडियो देखना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना और वॉशिंग मशीन चलाना, मिक्सर ग्राइंडर चलाना, लेकिन हमारा जो शरीर है ये भी विद्युत पे काम करता है, ठीक है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप कोई चीज महसूस कर पा रहे हैं, आप किसी का स्पर्श महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि आप सोच पा रहे हैं, इसके पीछे भी विद्युत है, ठीक है। इसके बारे में जो है आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो हमारा दिमाग है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका नाम है न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स के बीच जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत ही होता है। यदि आपको कोई टच करता है तुरंत दिमाग को पता चलता है, ठीक है। त्वचा क्या है, ज्ञानेंद्रिय है ना, ठीक है। तो अगर कोई टच करता है और आपके दिमाग को तुरंत पता चलता है तो वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, न्यूरॉन से होकर आपके दिमाग को संकेत पहुंचता है, ठीक है। तो विद्युत जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, पूरी यूनिट को। तो आज का वीडियो जैसे मैंने कहा कि हम बात करेंगे कि विद्युत की खोज किसने की, इसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है। और उसके बाद आवेश की खोज कैसे हुई, आवेश के प्रकारों को कैसे पता चला, ठीक है। बाकी सारी कहानी पढ़नी है, लेकिन ये वीडियो हो सकता है कि काफी लंबा हो जाए क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। तो हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ के डालूं। तो पहला पार्ट तो जो है आज पढ़ेगा ही पढ़ेगा,
जिसमें हम विद्युत की डिस्कवरी देखेंगे, कैसे विद्युत को डिस्कवर किया गया। ठीक है, आवेश की स्टोरी कि आवेश के प्रकार की खोज कैसे हुई, उसको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन आज विद्युत की स्टोरी जो है पूरी कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि विद्युत की खोज कैसे हुई। उससे पहले बात कर लेते हैं कि विद्युत की खोज, ठीक है, विद्युत की खोज। तो देखो, खोज जो है मेनली दो प्रकार की होती है। पहला होता है डिस्कवरी और दूसरा होता है इन्वेंशन। अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो दोनों की हिंदी जो है लगभग खोज ही है, यानी कि दोनों को हिंदी में बोल सकते हैं कि खोज। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों में कुछ नई चीजें खोजी जाती हैं, चाहे वो डिस्कवरी हो चाहे क्या हो इन्वेंशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बहुत ही आसान सा है कि यदि कोई वस्तु प्रकृति में पहले से ही उपस्थित थी, ठीक है, यदि कोई वस्तु प्रकृति में पहले से ही उपस्थित थी और किसी साइंटिस्ट ने, किसी व्यक्ति ने उसको खोज दिया, ठीक है, उसको लोगों के सामने लाया और दिखाया कि देखो ये भी चीज जो है पृथ्वी पर पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी। ठीक है, जैसे यदि किसी नए जीव की प्रजाति की खोज होती है, कई किसी नए वायरस की खोज होती है, किसी नए बैक्टीरिया की खोज होती है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी ना कभी न्यूज में या फिर पेपर में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि व्हेल की एक प्रजाति पाई गई है, ठीक है, या फिर किसी प्रजाति का जीवाश्म पाया गया है जो विलुप्त हो चुका है, तो एक नई प्रजाति की खोज हो गई, उसको जो है वो लोग ज्वाइन कर लेंगे प्रजाति की श्रेणी में। ऐसे ही नए बैक्टीरिया की खोज होती रहती है, नए वायरस की खोज होती रहती है, जैसे कि नीपा वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, ठीक है ना, तो नए नए वायरस खोज होती है। तो ये सभी डिस्कवरी है। ठीक है, जैसे कोशिका की खोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि 9th में आप पढ़ के आए, तो कोशिका की जो खोज है वो डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, तो कोशिका को डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि जो पौधे होते हैं चाहे इंसान होते हैं, उनकी जो शरीर की बनावट होती है वो किसकी होती है, कोशिका से बनी होती है। तो क्या रॉबर्ट हुक ने कोशिका बनाई थी? नहीं, कोशिका को खोजा था। कोशिका तो पहले से ही थी, जब से यहाँ पे जीवन है पृथ्वी पर, तभी से जो है कोशिका उपस्थित है। ठीक है, तो कोशिका की डिस्कवरी हुई है। क्लियर, बात समझ में आ गई? यानी यदि कोई चीज प्रकृति में पहले से उपस्थित थी, उसको ढूंढ दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी। इसके देखिए दूसरा क्या है, इन्वेंशन। यदि कोई चीज प्रकृति में थी ही नहीं, किसी व्यक्ति ने उसको बनाया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इन्वेंशन। काफी आसान है, जैसे वैद्युत बल्ब। ठीक है, वैद्युत बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी नहीं। ऐसा नहीं कि वैद्युत बल्ब फेंका हुआ था, एडिसन लेके चले आए, देखो ये बल्ब है, जलता है, इसमें से प्रकाश निकलता है। नहीं, एडिसन ने बल्ब को बनाया था। ठीक है, रेडियो बनाया गया है, टेलीविजन बनाया गया है, मोबाइल बनाया गया है। ठीक है, ये सभी इन्वेंशन है। क्लियर, और जितने भी उपकरण है सबका इन्वेंशन ही होता है। तो मेन अंतर तो यही है। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि जो हमारी विद्युत की खोज है वो डिस्कवरी है या फिर क्या है, इन्वेंशन। जरा सोच के बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो देखिए, बेसिक सी बात है, अगर विद्युत प्रकृति में पहले से रही होगी तो इसका मतलब ये है कि विद्युत को डिस्कवर किया गया है। और यदि विद्युत जो है प्रकृति में नहीं रही होगी तो हम लोग बोलेंगे हमने इसको क्या किया है, इन्वेंट किया है, बनाया है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत प्रकृति में पहले से ही उपस्थित थी। ठीक है ना, वो अलग बात है कि वर्तमान समय में हमने जो है इसको पैदा करने को, यानी कि विद्युत को उत्पन्न करने के कई तरीके ढूंढ लिए हैं। जैसे कि बांध बना के हम लोग पानी एकत्रित करते हैं और विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं। इसके अलावा सोलर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा परमाणु संयंत्र, यानी कि परमाणु ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। क्लियर, तो हम लोग जो है वर्तमान समय में विद्युत को जो है व्यापक रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम पैदा करना भी सीख गए हैं, उसको जनरेट करना भी सीख गए हैं। लेकिन विद्युत प्रकृति में पहले से ही थी, ऐसा नहीं कि पहले हमने बनाया। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत की क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है। अब दिमाग में यही आ रहा होगा कि कहाँ थी। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखते हैं। ठीक है, कि प्रकृति में कहाँ कहाँ विद्युत पाई जाती है। ठीक है, तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, कि विद्युत जो है प्रकृति में कहाँ कहाँ पाई जाती है।
और पुराने लोगों ने यानी प्राचीन समय से लोग इसे देखते आए हैं, इन घटनाओं को जो है, इन घटनाओं का जिक्र प्राचीन समय से मिलता आया है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि यही विद्युत है। उनको लगता था कोई कारण है जिसके कारण ये सब चीजें हो रही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, बाद में साइंटिस्टों ने बताया, रिसर्च किया कि ये सभी विद्युत के ही एग्जाम्पल है, विद्युत के कारण ही ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है ये है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली, इसे हम लोग बोलते हैं थंडर। थंडर, ठीक है। तो बारिश के दिनों में सबने देखा होगा कि बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं थंडर। क्लियर। वर्तमान समय में तो हम जान गए हैं कि वो विद्युत ही है, और हम सब जानते हैं कि मतलब आप जब पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा आपको कि जो बादलों में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो आवेशित होती हैं, और जब आपस में रगड़ खाती हैं, टकराती हैं, तो वहां से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन पहले के लोगों ने जब ये देखा तो उनको नहीं पता था ये क्या है। ठीक है, लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई। ठीक है, एक देश है ग्रीस, उसका एक और नाम है यूनान, काफी फेमस देश है, इसका जिक्र बार बार आएगा। ज्यादातर दार्शनिक वहीं के पैदा होते हैं। ठीक है, यानी वहां के लोग दार्शनिक बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो नहीं, पहले की बात बता रहा हूं। जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सब लोग वहीं के थे। तो वहां के लोग क्या मान लिए, उन लोगों को लगा कि जो हमारे देवता हैं, स्वर्ग के देवता जीउस, वो जब गुस्सा होते हैं तो बिजली कड़कती है, यानी उनके पास पावर है बिजली को कंट्रोल करने का। और बिजली जब गिरती है तो वो व्यक्ति मर ही जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर गई तो मर ही जाएगा। ठीक है, किसी घर के ऊपर गिर गया तो वो घर ही टूट जाएगा। अब तो जो है बिजली से बचाव के ये घर जो है बना लिए गए हैं, ऐसे ऐसे घर बन गए हैं, आगे बात करेंगे हम लोग, कि जिसमें अगर बिजली गिर भी जाए तो वो बिजली कहाँ चली जाएगी, जमीन में चली जाएगी। ठीक है, तो पहले जो है बिजली जब गिरती थी तो व्यक्ति मर जाया करते थे अथवा घर टूट जाया करते थे। तो वहां के लोग क्या बोलते थे कि जियूस ने जो है तुमको दंडित किया है, उस व्यक्ति को दंडित किया है, उसने जरूर कोई पाप किया होगा। ठीक है, तो ये रही पुराने लोगों की मान्यता। वैसे इंडिया में भी वैसा ही है, जैसे मानते हैं यहाँ के लोग कि जब बारिश होती है, पहले मानते थे कि जब इंद्रदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, और किसी किसी साल इंद्रदेव गुस्सा हो जाते हैं तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है, वह जाहिर सी बात है कि आप लोग तो ऐसी बेतुकी बात नहीं करते होंगे। आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि मानसून के कारण ही बारिश होती है इंडिया में, और प्रत्येक 3-4 सालों में एक बार मानसून नहीं आता है। उसका कारण है अल नीनो और लालिनो। ठीक है, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उसी कारण प्रत्येक 3-4 सालों में एक बार सूखी गुंजाइश होती है, इसीलिए कभी कभी इंडिया में 4 सालों पर 5 सालों पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, हालांकि अब सूखे से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, सबने ट्यूबवेल लगा ली है, सब जो है यानी विद्युत का कमाल है। ठीक है, विद्युत के कारण ही सब लोग अब जो है बारिश पर निर्भर नहीं रहते हैं, खेती अब अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि के लिए अगर हम वर्षा पे निर्भर रहेंगे तो फिर तो समस्या है, अगर वर्षा नहीं हुई तो अकाल हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आकाशीय बिजली जो है लोगों ने देखा। ठीक है, ये भी जो है एक विद्युत का ही एग्जाम्पल है। दूसरा जिक्र जो मिलता है मिस्र से पाया गया। ठीक है, मिस्र के प्राचीन अभिलेखों में उन्होंने एक मछली का जिक्र किया है जिसको छूते ही एक झटका लगता था। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया थंडर ऑफ नील, नील नदी। ठीक है, मिस्र में जो नदी बहती है उसका नाम है नील नदी, काफी फेमस नदी है। ठीक है, तो वहां पे जब मछुआरे मछली मारने जाया करते थे तो उनको एक मछली जो है अगर उनके बॉडी में टच होती थी तो उनको झटका लगता था। क्लियर, तो उन्होंने उसको नाम दिया थंडर ऑफ नील, यानी कि नील नदी का जो है ये बिजली है। जैसे ये बिजली को बोले ना थंडर, तो वैसा ये थंडर ऑफ नील है, नील नदी की बिजली। ठीक है, तो वो लोग क्या समझे कि उन लोगों को ये तो नहीं पता चला कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने माना कि लगता है कि ये मछलियों की मसीहा है, उनका प्रोटेक्टर, संरक्षक है, और ये जो है उनको बचा रही है। हम मछलियों को मारने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मछलियों का मसीहा बन के आ रही है और हमें जो है अपनी शक्ति से भगा रही है कि भाग जाओ यहाँ से दुष्ट। ठीक है, अतिक्रमण ना करो हम लोगों के ऊपर।
तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को लगा कि इसके पास कोई शक्ति है, जैसे ज्यूस के पास थी वैसे इनके पास भी शक्ति है, और इसीलिए जो है ये सभी मछलियों की रक्षा कर रही है। ठीक है, अब जो है तो अब तो यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बनेंगे तो आगे पढ़ेंगे बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तब आपको पता चलेगा कि कई मछलियां हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जैसे कि ईल मछली हुई, टारपीडो मछली हुई। ठीक है, ये सभी विद्युत धारा उत्पन्न करती है, और यहाँ तक कि ईल मछली तो 600 वोल्ट की जो है धारा उत्पन्न करती है, यानी 600 वोल्ट विभवांतर पे धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो काफी तगड़ा झटका लगता होगा, कभी छू के बताइएगा हमें भी। ठीक है, हमें तो मौका मिला नहीं और उम्मीद करते हैं कि ना ही मिले तो अच्छा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आगे कहाँ मिला, तो आगे बात कर लेते हैं ऊनी वस्त्रों की। ठीक है, प्राचीन लोगों ने ये भी देखा और आपने भी देखा होगा, ऊनी वस्त्र यानी वूलन क्लॉथ। ठीक है, वूलन क्लॉथ्स। देखो ऊन होता क्या है, तो बात समझ लो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी खाल पर बड़े बड़े बाल होते हैं एकदम मुलायम से, उन्हीं को निकाल के ऊन बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर अगर इंडिया में देखा जाए तो भेड़ के बालों का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल फर, यानी कि जानवर के खाल पे जो बाल होते हैं उसी से ऊन बनाए जाते हैं। क्लियर? ऊन कई प्रकार के होते हैं, तो आजकल तो ऊन का प्रयोग बहुत कम ही हो गया है, लोग सिंथेटिक के कपड़े पहनने लगे हैं। ठीक है, लेकिन बचपन में हम लोग भी स्वेटर पहना करते थे, चाहे वो मजबूरी में ही पहनना पड़ता था, लेकिन पहनना तो पड़ता था। क्या है कि मम्मी लोग जो है खाली हुआ करती थी तो बैठे बैठे स्वेटर सिल दिया करती थी, और स्वेटर का साइज ऐसा हुआ करता था कि उसको अंदर डालने में भी रोना पड़ता था और बाहर निकालने में भी एक बार आंसू निकल ही जाते थे। ठीक है, और उसके अलावा वो चुभता भी था, लेकिन खैर मजबूरी थी, पहनना पड़ता था। अब तो वो बुरे दिन चले गए। तो बात ये है कि आपने अगर वो स्वेटर पहना होगा तो ये महसूस किया होगा कि जब उसको आप कभी अंधेरे में निकालेंगे, ठीक है, रात्रि के समय सोते वक्त लोग निकाल ही सोते हैं, तो हम लोग भी निकालते थे तो महसूस करते थे कि उसमें से चट चट की आवाज आती थी और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता था। ठीक है, तो पुराने लोगों ने भी ये महसूस किया। ठीक है, कि ऊनी वस्त्रों को जो है जब निकाला जाए, जब रगड़ा जाए तो चट चट की आवाज आती है और उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। कुछ कंबल भी ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको यदि आप जो है रगड़ेंगे तो उसमें से चट चट की आवाज निकलेगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने देखा होगा, और कुछ लोग तो ऐसे जो देखे उनको पता नहीं होगा कि ये क्या है। कुछ लोग होते हैं जो नशे में रहते हैं, मतलब अलग अलग नशा, जैसे मोबाइल का नशा है, तो क्या पता चल रहा है क्या चट चट क्या प्रकाश। ठीक है, तो अब बात ये है कि ऊनी वस्त्र से ऊनी वस्त्र में जो है ये देखा गया कि यहाँ पर जो है प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और आवाज आ रही है। ठीक है, तो उस समय के लोगों को तो नहीं पता चला कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये आवेश के कारण ही होता है, यानी विद्युत के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है थोड़े से, और बहुत से एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे शरीर में विद्युत पाई ही जाती है। इसके अलावा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ियों पर जो है रगड़ने पर जल्दी से आवेश पकड़ लेते हैं, जैसे आबनूस। तो यानी कि जो विद्युत है वो हमारी पृथ्वी पर, यानी कि इस प्रकृति में पहले से ही उपस्थित थी। ठीक है, इसको हमने उत्पन्न नहीं किया, यानी विद्युत को खोजा गया है, डिस्कवरी किया गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि विद्युत की डिस्कवरी किसने की और इसमें कितना समय लगा। तो एक बात तो जाहिर है कि विद्युत की डिस्कवरी झटके से नहीं हो गई, काफी लंबा समय लगा और कई लोगों का योगदान रहा। लेकिन हम लोग जो है मेन लोगों को पढ़ेंगे, यानी मेन दार्शनिकों को और मेन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो जिसमें 3 लोग मेन है। पहला थेल्स है, ठीक है, और दूसरा है विलियम गिलबर्ट, और तीसरा है सबसे महान बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हम 2 लोगों के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, थेल्स और गिलबर्ट के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में पढ़ने के लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो चाहिए। उन्होंने विद्युत में क्या क्या सहयोग दिया, क्या क्या चीजें की। तो चलिए जल्दी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये विद्युत की खोज की शुरुआत हुई कब से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे जो है विद्युत की डिस्कवरी हुई, कैसे इसकी खोज हुई। तो देखिए इसकी कहानी शुरू होती है 650 ईसा पूर्व बीसी में यूनान यानी ग्रीस से। ठीक है, तो देखिएगा साइंस में जब भी कोई खोज होगी उसके आप जब मूल जड़ को पकड़ेंगे तो ज्यादातर ग्रीस देश का ही जिक्र आएगा। ठीक है,
क्योंकि मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा दार्शनिक वहीं पैदा हुए थे, और दार्शनिकों का काम ही था कुछ ना कुछ खोजते रहना, क्योंकि खाली बैठे रहते थे। अब जो खाली रहेगा वही ना कुछ इन्वेंशन करेगा, क्रिएशन करेगा। जो लोग पहले से ही बिजी हैं, कुछ लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। ठीक है, बिजी रहना अच्छी बात है, दिमाग शांत रहता है, क्योंकि बिजी रहोगे तो तरह तरह के ख्याल नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपको कोई नई चीज की खोज करनी है तो दिमाग को खाली रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो दार्शनिक लोग हुआ करते थे वो बैठ के बस सोचा करते थे। ठीक है, और सोचते सोचते चीजों को खोज दिया करते थे। उसमें से कुछ चीजें कभी कभी गलत भी हो जाती थी और कुछ चीजें सही भी हो जाया करती थी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट नहीं, ज्यादातर ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते थे, चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके बता दिया करते थे। ठीक है, लेकिन काफी महान महान चीजें बताया करते थे। जैसे गैलीलियो जो है, उन्होंने बता दिया यहीं से बैठे बैठे कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, कहीं पृथ्वी से बाहर नहीं गए। तो जो यूनान देश है, उसका एक और नाम है ग्रीस। जैसे कि भारत का एक और नाम इंडिया है, वैसे ही यूनान देश का एक और नाम ग्रीस है। ठीक है, काफी महान देश है, पहले बता चुका हूं। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जो सबसे महानतम दार्शनिक थे, वो सब भी यहीं के थे। तो यहाँ के एक जो है दार्शनिक हुए, उनका नाम था थेल्स। ठीक है, जब भी विद्युत या आवेश का जिक्र होता है तो सबसे पहले थेल्स को याद किया जाता है, क्योंकि थेल्स ने सर्वप्रथम ये ऑब्जर्व किया था कि आवेश होता है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता तो नहीं पाए थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही देखा था कि ऐसा हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो आगे देखते हैं। तो थेल्स ने यह देखा कि एम्बर पदार्थ, अभी मैं बता रहा हूं कि एम्बर क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये देखा कि एम्बर पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, एम्बर पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया तो उन्होंने देखा कि जो एम्बर है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों, घास के तिनकों और धूल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इनके समझ में आया कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले बात कर लेते हैं ये प्रयोग किया कैसे इन्होंने, इनके दिमाग में ये आया कैसे। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने जो है एम्बर को रगड़ के देखा, मतलब इनके दिमाग में ये बात आई कैसे कि एम्बर को रगड़ा जाए। ठीक है, तो ये चीजों का आकर्षित करेगा। तो देखिए, पहले समझते हैं एम्बर क्या है। तो देखो, कुछ पेड़ और पौधे ऐसे होते हैं जिनको काटने अथवा छीलने पर उनमें से कुछ चिपचिपा सा द्रव निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राल हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ही बोला जाता है रेजिन। ठीक है, और आम भाषा में आप लोग इसे गोंदा बोलते होंगे शायद, गोंदा। ठीक है, क्योंकि ये गोंद की भांति होता है, एकदम चिपचिपा सा होता है, किसी चीज को चिपकाने के काम आता है तो इसे गोंदा बोल देते हैं। लेकिन इसका शुद्ध नाम राल है और इंग्लिश में बोलते हैं रेजिन। ठीक है, और इसका उपयोग गोंद की तरह करते भी हैं। क्लियर, इसका उपयोग कई जगह होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है, पेंट बनाने में होता है, वार्निश बनाने में होता है, गोंद के रूप में होता है। लेकिन उस समय, अब इसको नोट कर लीजिए करना है तो, कि ये एम्बर क्या है। उस समय जो एम्बर का यूज हो रहा था वो आभूषण के रूप में हो रहा था। समझिए कैसे। तो एम्बर जब निकलता था पेड़ों से तब तो ये तरल हुआ करता था, होता था, लेकिन जैसे इसे सुखा देते थे तो ये पत्थर के भांति कड़ा हो जाता था। क्लियर। तो वहां के लोग करते क्या थे कि इसको पत्थर की भांति यूज करते थे, यानी कि अपनी अंगूठी का नगीने के रूप में। ठीक है, या फिर हार के नगीने के रूप में। जैसे कि लोग अंगूठी और अपने हारों में मोती जड़वाते हैं, हीरा जड़वाते हैं, मूंग का पत्थर जड़वाते हैं। ठीक है, अलग अलग पत्थर होते हैं। वैसे ही ये जो एम्बर था सूख जाने के बाद एक पत्थर के भांति व्यवहार करता था, तो लोग इसकी अंगूठी बना लिया करते थे। तो जो हमारे थेल्स थे उनके पास भी जो अंगूठी थी उसमें यही चीज लगी हुई थी, एम्बर। ठीक है, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो उनकी पत्नी की अंगूठी थी और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हीं की अंगूठी थी। अब बहरहाल उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, हम थेल्स से पूछने तो जाएंगे नहीं। ठीक है, और थेल्स को यदि पूछा भी जाए, मतलब उनसे स्वर्ग या नरक में जाकर, तो कहेंगे नलायकों यही पूछने आए हो कि वो अंगूठी किसकी है, यही इतना इंपॉर्टेंट है। अरे देखो उससे हुआ क्या, तो चलो देखो। तो जब एम्बर पदार्थ को
यानी कि जो अंगूठी थी, तो देखो अंगूठी पहने हुए थे थेल्स, अब क्या है कि अंगूठी गंदी तो होगी ही, उस पर धूल के कण आएंगे ही, तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने जो है ऊनी वस्त्र पहने हुए थे और उस अंगूठी को ऊनी वस्त्र पे रगड़ा साफ करने के लिए, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र पे रगड़ रहे थे, यानी निकाल के ऐसे ऐसे साफ कर रहे थे। जैसे आप चश्मा पहनते होंगे तो चश्मे को निकाल के नहीं अपनी टी शर्ट से साफ करने लगते हैं, कुछ लोग मोबाइल का स्क्रीन जो है साफ करने लगते हैं, वैसा ही वो अंगूठी निकाले और साफ करने लगे। तब तक अंगूठी गिर गई जमीन पे, और जमीन पे जो है छोटे छोटे घास के तिनके और धूल जो है उसमें चिपक गए। तो उनको लगा कि हो सकता है गिरने के कारण चिपक गए होंगे, ठीक है, लेकिन उनको लगा कि ये ज़्यादा मात्रा में चिपके हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले उनको लगा कि हो सकता है तेल और कुछ लग गया होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उसको रगड़ा और फिर पास ले गए तो देखे तुरंत और चिपक गए। तब इनके दिमाग में आया ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद फिर उठाए और तेज रगड़े, और जितना ज्यादा रगड़ रहे थे चीजें और उतनी तेज चिपक रही थी। हल्की हल्की चीजें, छोटी छोटी चीजें क्या हो रही थी, चिपक जा रही थी। तब थेल्स का दिमाग चकराया, कुछ तो मामला गड़बड़ है, और साथ में इनकी आंखों में चमक भी उत्पन्न हो गई कि वाह कुछ तो खोज होने वाली है, ठीक है, आखिर में हमारा जीवन सफल हो ही जाएगा। भाई दार्शनिकों का यही तो था कि जीवन कैसे भी गुजरे, इनका एक ही लक्ष्य था कि हमारा नाम अमर होना चाहिए। और जाहिर सी बात अमर है ही, क्योंकि 21वीं शताब्दी में यदि हम थेल्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अमर ही है। तो इस तरह जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्बर को ऊंट के रगड़ने पर वो छोटे छोटे चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है। अब इस बारे में ये ज्यादा बता नहीं पाए, कोशिश तो बहुत की है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन इनके बस का था नहीं, इनको उतनी जानकारी नहीं थी। इन्होंने कहा कि इसमें चुंबकीय शक्ति आ जा रही है, क्योंकि चुंबक की खोज तो हो चुकी थी, तो इनको लगा कि हो सकता है रगड़ने के कारण वस्तुओं में चुंबकीय शक्ति आ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। चुंबक जो होता है लौह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा था। इसके साथ ही और वस्तुओं पर जब ट्राई किया गया यही प्रयोग तो वो लागू नहीं हुआ। क्लियर। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन ये जो है बात एकदम आग की तरह जो है यूनान में फैल गई कि भाई थेल्स ने ये किया है, थेल्स ने ये किया है, ठीक है, कारण नहीं पता है। और एक बात तो जाहिर सी बात है कि जब तक यदि कोई नई खोज होती है या फिर कोई नया चमत्कार जैसा होता है, उसके पीछे का कारण ना पता हो तो वो बात बड़ी आग की तरफ फैलती है, अरे यार ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। यदि कारण पता चल जाए, क्लियर, तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है इस कारण हो रहा था। लेकिन यदि कारण ना पता हो तो लोग बड़े उत्सुक होते हैं, कुछ तो मामला गड़बड़ है, भूत है, भगवान है, ठीक है, कुछ शक्ति है। तो ये सब चीजें लोगों को बड़ा जो है एकदम रोमांचित करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें भी जो है थेल्स में एकदम फैल गई कि एम्बर को जो है रगड़ने पर ये छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये नहीं पता है, ठीक है। तो लोग काफी जो है रोमांचित हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वक्त बीतता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बातें जो है पता चलती गई लोगों को कि एम्बर के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई इस बात को डिफाइन नहीं कर पाया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कई दार्शनिकों ने अपनी बुकों में इस फिनोमेना को लिख दिया, जैसे थियोफ्रेस्टस, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। उन्होंने जो अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है कि ऐसा होता था, थेल्स ने ढूंढा था, क्यों होता ये तो नहीं पता है, ठीक है। तो ये रहा थेल्स का योगदान। थेल्स ने बता दिया कि एम्बर पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर यह छोटी छोटी वस्तुओं का अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये जो है इसके पीछे का कारण नहीं बता पाए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें जो है यूनान में चलती रही। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, 16वीं शताब्दी पर आती है सीधे, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में एक रिसर्चर हुए, वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो इनके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये पहले से ही काफी महान व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। ये इनका जो मेन रिसर्च फील्ड था वो मैग्नेट था, यानी ये चुंबक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्लियर। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द डी मैग्नेट, क्लियर, और जिसमें उन्होंने चुंबक के बारे में बहुत कुछ बताया था कि चुंबक कैसे काम करता है, क्यों ये उत्तर और दक्षिण में ही रुकता है।
और कृत्रिम रूप से चुंबक बनाने की विधियां ही बताई थी, 3 विधियां बताई थी। तो इन्होंने चुंबक के ऊपर काफी रिसर्च किया और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यही जो है इकलौते मतलब पहले ये इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। ठीक है, इससे पहले लोग नहीं जानते थे कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो काफी महान व्यक्ति थे। तो इनको जब ये बात पता चली, जब बुकों में इन्होंने पढ़ा कि थेल्स ने ऐसा प्रयोग किया और पता किया कि एम्बर चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तब इन्होंने कहा कि लगता है कुछ चुंबक से रिलेटेड हो सकता है और ये मेरे ही फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं इस प्रयोग को स्टार्ट करूं। तो इन्होंने जो है पुनः वही प्रयोग स्टार्ट किया, अलग अलग वस्तु लिए। ठीक है ना, कभी किसी वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ रहे थे, पदार्थ बदल रहे थे। ठीक है, और इन्होंने काफी लंबे समय तक प्रयोग किया और यह पाया कि सिर्फ एम्बर नहीं, कई ऐसी वस्तुएं हैं जो रगड़ने के पश्चात आकर्षण का गुण दिखा रही हैं, यानी छोटी छोटी वस्तुओं क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। जैसे मेन में उन्होंने बताया था कि कांच भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। कांच को भी यदि रगड़ा जाए रेशम से, ठीक है, तो ये भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आबनूस जो एक लकड़ी होती है, काले रंग की होती है, काफी डेंस सघन होती है, मजबूत होती है, इसको जब बिल्ली एक हाथ से रगड़ते हैं तो ये भी चीजों को आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा लाख, तो लाख और कुछ नहीं, जैसे एम्बर था ना वो रेजिन था, गोंदा था, तो वैसे ही लाख भी जो है ये भी एक गोंदा ही होता है। ठीक है, इसका उपयोग ज्यादातर चपड़ा बनाने में किया जाता है। अब सुन के अजीब लग रहा होगा चपड़ा क्या होता है, तो अगर आपने 100 वाट वाला विद्युत बल्ब देखा होगा तो उसके ऊपर जो काले रंग का लेप लगा होता है, एकदम चिपका होता है, वो चपड़ा ही होता है। इसके अलावा जो सीलबंदी होती है, सीलबंदी जैसे बोर्ड की कापियां होती हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण फाइल होती है, उसकी जो सीलबंदी होती है वो भी चपड़े से ही होती है, तो वहां लाख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गंधक, गंधक के बारे में आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि गंधक को हम लोग बोलते हैं सल्फर, परमाणु क्रमांक 16। ठीक है, याद आया सल्फर, अरे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, परमाणु क्रमांक 16। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग स्टोरी पर आते हैं। तो गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ एम्बर नहीं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये प्रवृत्ति आ रही है कि वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए थे, कांच का, अबनूस का, लाख का और गंधक का। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये लोहे को आकर्षित नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चुंबक के विशेषज्ञ तो बन ही गए थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, चुंबक वाली बात नहीं है, रगड़ने से इसके अंदर चुंबकीय शक्ति नहीं आ रही है। ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ तो एक्सप्लेन करो, क्या इसके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है, क्या ऐसा गुण आ रहा है। तो इन्होंने इसके लिए एक नया वर्ड ढूंढा, एक नया शब्द। ठीक है, इन्होंने कहा कि चूंकि एम्बर में सबसे पहले आकर्षण का गुण आया रगड़ने के पश्चात, ठीक है, अतः उन्होंने क्या दिया, एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा यदि किसी वस्तु को रगड़ने पर वो चीजों को आकर्षित कर ले, तो हम बोलेंगे कि उस वस्तु में जो गुण है उसको बोलेंगे एम्बरसिटी। एम्बरसिटी एक नया जो है शब्द दिया इन्होंने, क्योंकि एम्बर ही वो पहला जो है मटेरियल पदार्थ था जो चीजों को आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो लोगों ने कहा, मतलब गिलबर्ट ने कहा कि आज से क्या करेंगे कि यदि कोई पदार्थ रगड़ने के पश्चात छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर एम्बरसिटी आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, एम्बरसिटी। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट, कि एम्बर को जो है ग्रीक भाषा में एम्बर जो होता है इसको ग्रीक भाषा में बोला जाता है और लिखा भी जाता है इलेक्ट्रॉन। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अरे इलेक्ट्रॉन यहां कैसे आ गया। ठीक है, तो यहां पे सी नहीं के रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एम्बर को ग्रीक भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का नाम भी यहीं से लिया गया था।
इसकी कहानी फिर कभी क्लियर कि कैसे लिया गया था, क्यों लिया गया था। तो देखिए अब क्या किया गया कि एम्बर की जगह पर रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई और बन गया यहां पे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां से शब्द की उत्पत्ति हुई इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, और जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत। तो ये रहा विद्युत का इतिहास कि कहां से विद्युत शब्द आया। ठीक है, यानी कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण को ही लोगों ने कहा विद्युत, यानी उन्होंने कहा कि विद्युत घुस जाएगी उसके अंदर, विद्युत आ गई है, वो वैद्युतमय हो गया है, इसीलिए वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, इसी विद्युत को कुछ समय पश्चात लोगों ने इसको आवेश कहना शुरू कर दिया, यानी लोगों ने ये कहा, साइंटिस्टों ने, कई लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, तो ये बताया कि यदि कोई वस्तु जो है उसको रगड़ने पर वो छोटी छोटी चीजों को आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब वो वैद्युतमय हो गया है, या फिर दूसरी भाषा में कहें उस पर क्या आ गया है, आवेश आ गया है। ठीक है, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा विद्युत की परिभाषा और आवेश की परिभाषा, तब पता चलेगा आपको कि विद्युत ऊर्जा जब किसी पदार्थ के अंदर घुसती है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इतिहास, कहां से पता चला कि विद्युत क्या होती है और आवेश क्या होता है, जिसके पीछे इतनी लंबी कहानी थी। ठीक है, कि ये शब्द कहां से आया, विद्युत, एम्बर सिटी से बना इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत, और समय के साथ इसी को बोला गया आवेश। ठीक है, तो ये रहा पूरा इतिहास, लेकिन ये पूरा इतिहास तो नहीं है, ये मैंने कहा था ना कि एक पार्ट, यानी कि ये विद्युत और आवेश का जो इतिहास है उसका भाग 1 है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है पढ़ेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में। वो बताएंगे कि आवेश जो है वो, और एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर, और बताएंगे कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और ये भी बताएंगे कि समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं यानी प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षण महसूस करते हैं। ठीक है, और कुछ और भी प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे जिसके बारे में कल हम लोग जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।